हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कल जो हम लोग पढ़े थे तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, जो चैप्टर नंबर 7 है, बिहार बोर्ड 12th भूगोल, उसका पार्ट 1 हमने कल आपको बताया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। शेष बातें जो हैं, तो पहले कल वाला थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमने कल पढ़ा था तृतीयक क्रियाएं क्या है। तो तृतीयक क्रियाएं में निर्माण यानी विनिर्माण, जिनमें संचार, परिवहन और व्यापार आते हैं, वो तृतीयक क्रियाकलाप। और चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन आते हैं, तो इनके बारे में हमने बताया था कल इसमें थोड़ी सी चर्चा हुई थी तृतीयक क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में। यहां तक हमने कल पढ़ा था कि चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होती है। यानी कोई भी अनुसंधान करते हैं या कोई विकास करते हैं तो वो क्या हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप है। ठीक है, अब चलिए चतुर्थ सेक्टर में म्यूचुअल फंड, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग, कार्यालय भवन, प्रारंभिक विद्यालयों की सेवा, अस्पताल में कर्मचारियों की सेवा, ये सभी चतुर्थ क्रियाकलाप हैं। यानी चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन कौन आते हैं, तो जितने भी कॉल सेंटर है ना, वो चतुर्थ क्रियाकलाप के हैं। जो विद्यालय की सेवा है, जहां आप पढ़ने शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो चतुर्थ क्रियाकलाप है। अस्पताल में जो कर्मचारियों की सेवा मिलती है आपको, कोई भी कार्यालय भवन में आप जाते हैं और वहां काम करवाते हैं, तो ये सब क्या है, चतुर्थ क्रियाकलाप है। क्लियर? चलिए आगे अब चलते हैं। अब चलेंगे हम लोग व्यापारिक केंद्र क्या है, सुनिएगा। तो व्यापारिक केंद्र वह है जहां पर मुख्य रूप से हम लोग वस्तुओं का क्रय या विक्रय करते हैं, चाहे वो फुटकर विक्रेता हो या थोक विक्रेता, शहर में हो या गांव कस्बे में हो, जहां हम लोग क्रियाकलाप करते हैं ना, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, व्यापारिक केंद्र कहलाता है। नहीं, जैसे हम लोग गांव में अगर कोई सामान बेचते हैं तो भी हमारा क्रियाकलाप है, और शहर में कोई सामान अगर बेचते हैं या खरीदते हैं तो वो भी हमारा क्या है, व्यापारिक केंद्र है। यानी जहां पर व्यापार का लेन देन होता है, व्यापार जहां आता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्यापारिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, और ये खास करके नगर कस्बों में खास करके ज्यादा होती है। आगे चलेंगे ग्रामीण वितरण केंद्र। अब ग्रामीण वितरण केंद्र क्या है समझिएगा, जब गांव में कोई सामानों का हम लोग वितरण करते हैं, यानी जैसे मान लीजिए 10-20 गांव है और उनके बीच में एक छोटा सा कोई कस्बा होता है, कोई बाजार होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रामीण वितरण केंद्र कहते हैं। जैसे गांव का हाट जो है वह एक प्रकार का ग्रामीण वितरण केंद्र है। यहाँ पर मतलब कम मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। जैसे कोई सब्जियां हैं, मान लीजिए खास करके तो गांव में हाट जो है ना सब्जियों के लिए ही प्रसिद्ध होती है, लेकिन फुटकर विक्रेता वहां पर ज्यादा होता है। सस्ते दरों पर जो कृषि उत्पाद होती है उसको बेचा जाता है। जैसे आप गांव में जो सब्जियां उत्पादन होती है, तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं, उन सब्जियों को लेकर थोक मंडी में जाते हैं, फिर वहां बेचते हैं। वहां से जो मंडी वाले हैं, वो जो क्या कहते हैं, गद्दी खोले हुए हैं, तो वो लोग अपना एक टैक्स लेते हैं, फिर व्यापारी को देते हैं, व्यापारी उसको ढुलाई करके लेकर जाता है, तब बेचता है। तो ऐसी स्थिति में वो वस्तु का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। लेकिन गांव में जो हाट लगती है, तो गांव के किसान क्या करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, उसको टोकरी में लेते हैं और सीधे हाट पहुंच जाते हैं। तो वहां पर कम मूल्य पर, कम कीमत पर वस्तुओं को बेचा जाता है, तो उसको कहते हैं ग्रामीण वितरण केंद्र। वहां पर कम वृद्धि होती है और पोषण मतलब क्या कहते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली भी चीजें होती है। और ये खास करके कम विकसित जगह है, क्योंकि माने शहर में यातायात की सुविधा होती है, गांव में उतनी यातायात की सुविधा नहीं होती है, वहां बड़े बड़े व्यापारी नहीं उतरते हैं, तो जिसके कारण वो सेवाएं बहुत कम होती है, लेकिन गांव में ये होती है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामीण वितरण केंद्र। अब अगला है नगरीय बाजार केंद्र। तो नगर में कुछ ऐसे जगह विकसित किए जाते हैं जहां पर अधिक से अधिक सामानों की क्रय बिक्री की जाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग नगरीय बाजार केंद्र। नगर में सेवाएं उपलब्ध होती है, उसे नगरीय सेवाएं कहते हैं। यह काफी विकसित होती है, यहाँ बड़े बड़े सेवा उपलब्ध होती है, जैसे बड़े शिक्षण संस्थान हो, वकील परामर्शदाता हो, बड़ी चिकित्सा व्यवस्था हो, तो ये सब नगरीय बाजार केंद्र है, नगरीय सेवाएं हैं। यानी कि नगर में आपको सुविधा मिलेगी, ये सब आपको गांव में सुविधा नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई उच्च शिक्षा लेनी हो, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, शहर जाना होगा, नहीं, वहां पर बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थानें हैं। अगर अच्छी चिकित्सा व्यवस्था करवानी हो तो उसके लिए आपको बड़े बड़े शहर जानी होगी। तो ये क्या कहलाता है, हमारा नगरीय बाजार केंद्र।
अब आगे चलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार यानी हाट जो है ना, वही क्या हमारी आवधिक बाजार है। बाजार हाट जो है गांव वाला, वह आवधिक बाजार है, जो अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके थे कि जैसे गांव में कोई हाट पेठिया लगता है तो उसको कहते हैं हम लोग आवधिक बाजार। लेकिन इसमें एक निश्चित अवधि होती है कि सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 3 दिन, या महीना में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरह के एक निश्चित तारीख, निश्चित दिन को लगाया जाता है। जैसे आपके गांव में हाट लगता होगा, सोमवार को लगता होगा, बृहस्पतिवार को लगता होगा, ये 2 दिन लगता है, या ये रविवार को लगता है, बुधवार को लगता है, शुक्रवार को लगता है, सप्ताह में 3 दिन लगता है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। तो चलिए इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। फुटकर व्यापार क्या है? तो फुटकर व्यापार का मतलब होता है खुदरा खुदरा, एक एक, दो दो करके सामान बेचना, फुटकर व्यापार। आपके गांव के जो छोटी छोटी दुकानें हैं या हाट पेठिया पर जाते हैं जब, तो वहां पर आप सामान खरीदते हैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 500 ग्राम, ये सब क्या हमारा फुटकर है ना, खुदरा बेचता है। जैसे आप चाट पकौड़े वाले के यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं 5 रुपया 10 रुपया का सामान खरीदते हैं, वो क्या है, फुटकर विक्रेता है ना, फुटकर बेचता है वो। क्लियर? तो फुटकर विक्रेता का मतलब खुदरा बेचने वाला, उसको कहते हैं हम लोग ये क्या कहते हैं, फुटकर बाजार में बड़े स्तर पर सबसे पहले परिवर्तन लाने वाले सहकारी समुदाय के उपभोक्ता, सहकारी समुदाय के उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा करती है। यानी कि फुटकर बाजार में, व्यापार में जो है ये परिवर्तन कब हुई, जब जो है क्या होने लगी थी, पहले ये परिवर्तन होने लगा था, मैंने सहकारी जो है समुदाय के लोग थे, तब यह काफी परिवर्तन हुआ। मैंने सहकारी समुदाय के लोग सबसे पहले फुटकर व्यापार में काफी उन्नति लाई, क्योंकि उपभोक्ता के अधिकार की क्या करती है, ये रक्षा करती है। उपभोक्ता को जितना चाहिए उतना वो उपलब्ध कराती है, कौन, फुटकर विक्रेता। तो इसलिए उपभोक्ता के अधिकार की ये रक्षा करती है। अब आगे विभागीय भंडार क्या है? तब विभागीय भंडार का मतलब है वैसा दुकान जहां पर सब कुछ सेवा उपलब्ध होती है, तो उसको कहते हैं विभागीय भंडार। जैसे वैसी दुकानें जहां पर सब कुछ, खाने पीने के सामान से लेकर के पहनने तक, आने जाने के सामान से लेकर के रहने तक की सारी सामानें उपलब्ध होती है, जिसको आप मॉल कह सकते हैं देहाती हिसाब में। तक अपने क्षेत्र में छोटे छोटे मॉल हैं जहां पर केवल कपड़ा या अन्य प्लास्टिक की जूता चप्पल श्रृंगार इत्यादि की सामानें उपलब्ध होती है। लेकिन जब कभी कभी बड़े शहर में जाइएगा तो वहां पर सब कुछ की सामान उपलब्ध है, भोजन से लेकर के अन्य प्रकार की सामानें, तो उसको कहते हैं हम लोग कौन, विभागीय भंडार। यानी मॉल जो है वो हमारा क्या है, विभागीय भंडार है। क्लियर? चलिए आगे चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे विभागीय भंडार। अब पढ़ेंगे हम लोग श्रृंखला भंडार क्या है। जब अत्यधिक वस्तु को कम दामों पर खरीदकर और आवश्यकता होने पर या तो वस्तु का निर्माण करवाते हैं, तो उसको कहते हैं श्रृंखला भंडार। जैसे हमको कोई जरूरत है वस्तु का, तो या तो हम कम दामों पर बहुत ज्यादा मात्रा में एक बार खरीद लेते हैं और उसका धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं, या एक बहुत मात्रा में हम क्या करते हैं, सस्ते दरों पर बनवा लेते हैं कोई वस्तु को और फिर उसका भंडार करके धीरे धीरे उसको बेचते हैं। तो ऐसे भंडार को कहते हैं हम लोग श्रृंखला भंडार। बड़े बड़े व्यापारी लोग क्या करते हैं कि जब मंडी का रेट कम हो जाता है तो वह या तो ज्यादा खरीद लेते हैं या उत्पाद को बनवा लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे करके क्या करते हैं, बेचते रहते हैं। तो ऐसे भंडार को कहते हैं हम लोग श्रृंखला भंडार। अब आगे है थोक भंडार क्या है। जब व्यापारी बड़े मात्रा में सामान को लाते हैं और उसको फुटकर विक्रेता के हाथों छोटे छोटे भागों में बांट करके फुटकर विक्रेता को देते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग थोक व्यापार। जैसे मान लीजिए व्यापार लाए मंदिर सामान और वहां से लाने के बाद क्या करते हैं, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा पर फुटकर विक्रेता को देते हैं, तो वहां पर फुटकर विक्रेता को ना लाभ ज्यादा होती है और जो थोक विक्रेता होते हैं उन्हें लाभ क्या होता है, कम होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग थोक विक्रेता। ठीक है, खास करके याद रखिएगा, जो थोक विक्रेता है अक्सर वो फुटकर विक्रेता को उधार वस्तु देते हैं। क्या देते हैं, उधार वस्तु देते हैं और फुटकर विक्रेता उसे बेच करके क्या करते हैं, अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग परिवहन। इसमें व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक लाया जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग परिवहन। जब परिवहन क्या होता है कि जब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थानों तक किसी वस्तु को लाते हैं या ले जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, परिवहन कहते हैं। अब आगे चलेंगे, जाल तंत्र या पहुंच क्या है। परिवहन का जब अत्यधिक विकास हो जाता है तो एक ही जगह पर बहुत सारी यातायात की सुविधाएं होती है,
तो उसको कहते हैं जाल तंत्र। जैसे रेल का यातायात हो, वहीं हवाई जहाज की व्यवस्था हो, वहाँ सड़कें हैं, ट्राम है, बस है या पानी की जहाज है, जब सारी यातायात व्यवस्था एक जगह हो जाएगी, यानी यातायात बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जाल व्यवस्था कहते हैं, याद रखेंगे, जाल व्यवस्था। अब चलते हैं परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो याद रखिएगा परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक हैं नंबर 1 जनसंख्या, यानी कि जहां जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर भी परिवहन अच्छी होती है, क्योंकि परिवहन से कौन जाएगा? या तो कोई वस्तुएं जाएगी या कोई व्यक्ति जाएगा, ज्यादा करके व्यक्ति ही यात्रा करते हैं, वस्तुओं का यातायात बहुत कम होता है, तो इसीलिए परिवहन की सुविधा में कौन मदद करता है? हमारी व्यक्ति। तो जहां पर आबादी ज्यादा होती है तो वह हमारी परिवहन में क्या करती है? मदद करती है। परिवहन का विकास उन क्षेत्रों में ज्यादा होती है जहां समतल भूमि हो, मिट्टी ज्यादा हो, मतलब होती है। जो पहाड़ी इलाका है या नदी वाली इलाका है तो उस क्षेत्रों में क्या होती है? सड़कें बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, तो वहां पर परिवहन की सुविधा बहुत कम विकसित होती है। लेकिन जहां पर समतल भूमि हो, बाढ़ का इलाका ना हो, तो ऐसे क्षेत्रों में परिवहन ज्यादा होती है। तो यानी कि हमारी जो मिट्टी है ना, बनावट, प्रकृति की संरचना, वो भी हमारी परिवहन को प्रभावित करती है। चलिए, तो परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन थे? तो जनसंख्या के आकार और पृथ्वी की संरचना। अब आगे है संचार, वैसी व्यवस्था है जिसमें विचार या संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग संदेश। यानी कि जब हम लोग किसी वस्तु को अपनी मैसेज देते हैं या हम लोग किसी वस्तु व्यक्ति से मैसेज लेते हैं, तो ये लेने और देने की जो क्रियाएं हैं ना, इसी को कहते हैं हम लोग संचार। यानी इसके लिए हम लोग बहुत सारे टेक्निकल विकसित किए। हमने इसे पीछे पढ़ाया था कल कि जब टेक्निकल विकास हुआ, यानी कहने का अर्थ है कि सॉफ्टवेयर पार्क बना, यानी इंटरनेट हुआ, कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया, तब जाकर के ये सब का भी विकास हुआ है। और संचार को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहते हैं। याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा कि संचार को क्या कहते हैं हम लोग? तो चतुर्थ स्तंभ कहते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह वस्तु को लाना, ले जाना। तो आगे पढ़ेंगे संचार पद। जहां अधिक मात्रा में संचार का विकास हुआ उसे कहते हैं संचार पद। माने जहां पर ज्यादा मात्रा में ना संचार का विकास हुआ है तो उनको कहते हैं संचार पद। अब देखिए, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर संचार का विकास खूब हुआ है, कुछ ऐसे देश हैं अभी भी वहां पर संचार का विकास बहुत कम हुआ, नहीं के बराबर हुआ है। तो अभी भी वहां पर डाक सेवा जो है चालू है, यानी डाक सेवा का संचार जो है अभी भी वहां पर ज्यादा करके काम में लाया जाता है। पहले, क्योंकि डाक सेवा तो पहले हुई थी ना, तो अभी जो है वहां पर संचार की सुविधा जो है वह मतलब उतना विकसित नहीं होने के कारण डाक सेवा जो है वहां पर चालू कर दिया गया, बड़ी मात्रा में वहां पर किया जा रहा है। आगे चलेंगे। अब दूर संचार क्या है? तो दूर संचार का मतलब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, दूर संचार। जब देश विदेश से कोई सूचना हमको लेना होता है तो उसको कहते हैं हम लोग दूर संचार। अभी हुआ कैसे? तो हमने अभी तुरंत बताया कि सैटेलाइट की सहायता से। हर देश अपना अपना सैटेलाइट छोड़ देखा। इसके अलावा समुद्र के भीतर जो है, समुद्र के तलहटी क्षेत्रों से फाइबर बिछाया गया है, और इन फाइबरों की सहायता से हम लोग एक देश से दूसरे देश तक का संचार को भेजते हैं या प्राप्त करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग संचार। ठीक है, ये सैटेलाइट या फाइबर के प्रयोग से होता है। अब आगे पढ़ना में जन संचार माध्यम क्या है। देखिए, नाम से पता चल रहा है जन संचार, माने वैसे संचार की सुविधा जो जनता तक पहुंच में आती है, आम जनता तक आ गई है, तो उसको कहते हैं जनसंचार। तो पहले के समय में, पुराने समय में जनसंचार में कौन आता था? रेडियो। रेडियो लगभग सब लोगों के पास होती थी। हर लोग जो है, खास करके अभी भी कोई कोई बूढ़ा आदमी, अब तो लगभग नहीं के बराबर ही है क्योंकि मोबाइल का जमाना आ गया है, तो रेडियो को कौन पूछता है, तो इसीलिए रेडियो को छोड़ दिया गया है। लेकिन रेडियो पहले के जनसंचार के समय में क्या था? सबसे उत्तम व्यवस्था थी, हर लोगों की पहुंच तक थी। अभी के समय में अगर कोई पूछे कि भाई जनसंचार का सबसे उत्तम साधन कौन है, तब मोबाइल नहीं, बकरी और भी मोबाइल रखती है, घास छीलने वाली लोग भी मोबाइल रखती है, तो वो मोबाइल अब क्या हो गया हमारा? जनसंचार हो गया है। और पहले के समय में कौन था? रेडियो था। समाचार पत्र सब लोगों तक नहीं आता था, लेकिन रेडियो सब लोगों के पास में थी, तो रेडियो उस समय के लिए। ठीक है, आगे है तृतीय क्रियाकलाप में लगे लोगों की बात अगर करें तो हमने पिछले दिन यानी कल भी हम लोग पढ़े थे कि कुछ विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है या अन्य प्रकार के देश हैं, तो वहां पर लगभग 75% लोग जो हैं वह संचार के क्षेत्र से लगे हुए हैं। लेकिन कुछ अविकसित देश हैं तो वहां पर मात्र 10% लोग जो हैं इन क्षेत्रों से तृतीय क्रियाकलाप से लगे हुए हैं। तो तृतीय क्रियाकलाप में विकसित देशों में कितना? 75, और जो अविकसित देश हैं वहां पर कितना? मात्र 10%। अब चलते हैं थोड़ा सा, अभी तो हम लोग पढ़ लिए परिवहन,
फिर संचार पढ़ लिए, अब थोड़ा सा पर्यटन पढ़ लेते हैं। पर्यटन क्या है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। अगर कोई पूछे आपसे कि तृतीय क्रियाकलाप क्या है, तो पर्यटन जो है ये भी एक प्रकार का तृतीय क्रियाकलाप है। हमने पिछले दिन बताया था कि पर्यटन के लिए देश विदेश से लोग घूमने के लिए अपने देश में या अपने देश के लोग घूमने के लिए दूसरे देश जाते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग पर्यटन। और ये पर्यटन से हमारी भारत को कितनी लाभ होती है, तो याद रखेंगे 40%। कुल कितना है? 40%। पूरी दुनिया का 25 करोड़ लोग इसमें लगा हुआ है, लेकिन हमारे भारत में कितना लगा हुआ है? तो 10 करोड़ लगा हुआ है। हमारी दुनिया मतलब पूरे भारत में पर्यटन क्षेत्र से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं कुल 10 करोड़। खास करके हमारे भारत में अगर देखा जाए तो जो मुंबई समुद्री तट है, भूमध्य सागरीय प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र है, ये विश्व भर के लोग घूमने के लिए वहां आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं, उसको देखने के लिए विश्व भर के लोग आते हैं। यानी कुल मिलाकर के पूरे भारत की अगर बात करेंगे तो पूरा भारत में कितना लगता है? तो लगभग 40% जीडीपी हमको किससे मिलता है? पर्यटन क्षेत्र से। ठीक है, अब चलते हैं पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी पर्यटन क्षेत्र कहीं ज्यादा है कहीं कम है, इसके पीछे क्या कारण है? तो पहला काम है मांग, यानी कि जीवन स्तर में जब सुधार होता है या हम लोगों को फुर्सत होती है तब हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाता है घूमने के लिए? बताइए, कोई कहीं जाता है क्या? बहुत कम के नहीं के बराबर, अगर घूमने जाएंगे तो आस पड़ोस में। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जब उनको काम से फुर्सत होता है या उनके पास आर्थिक संपत्ति अच्छी होती है, तो सोचते हैं कि चलो अब जीवन का आनंद लिया जाए, तो वो घूमने के लिए 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन के लिए वो विदेश की टूर पर चले जाते हैं। कभी स्विट्जरलैंड जाते हैं, कभी नैनीताल मतलब वो क्या कहते हैं अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, और वहाँ घूम करके वहाँ के दर्शनीय स्थलों को देख करके फिर वापस लौटते हैं। तो ये लोग करते हैं, जब फुर्सत होता है तब होता है। लेकिन पता नहीं हम लोगों को कब मौका मिलेगा स्विट्जरलैंड और जापान कोरिया जाने का, तो पता नहीं। आप लोग जाइए, कोई बात नहीं है, हम लोग को तो छोड़ दीजिए, मौका मिलेगा तो चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो हम लोग चल रहे थे। पर्यटन को प्रभावित करने वाली पहले कारक क्या है? मांग। दूसरा क्या है? परिवहन, यानी कि आप कहीं अगर घूमने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ की व्यवस्था अच्छी होगी यातायात की, तबे न जाइएगा। अगर वहाँ घूमने का व्यवस्था नहीं हो तो कैसे जाइएगा बताइए? बस हो, ट्रक हो, रेल हो, हवाई जहाज हो, पानी की जहाजें हो, तबे न जा पाएंगे हम लोग। अगर ये सुविधा ना हो तो तब तो नहीं हो पाएगी। इसलिए पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए देखिए, सरकार भी जानती है कि हमारी पर्यटन क्षेत्र हमारी जीडीपी को बढ़ाती है, तो सरकार जिस क्षेत्र में पर्यटन ज्यादा होती है उस जगह पर यातायात की सारी सुविधाएं, बस की सुविधाएं, ट्रेन की सुविधाएं, हवाई जहाज की सुविधाएं, सब सुविधाएं को क्या करती है? उपलब्ध कराती है, ताकि वहां पर पर्यटन अच्छा हो सके, घूमने के लिए लोग जा सके। फिर सुरक्षा का प्रबंध करती है कि जो पर्यटन के लिए आए हैं उन लोगों को कोई कठिनाई ना हो, तो ये सब सरकार प्रबंध करती है। तो चलते हैं परिवहन, यानी कि परिवहन जब रहेगा तबे जो है वहां पर लोग जा पाते हैं। अब जलवायु, तो किसी क्षेत्र की जलवायु अगर अच्छी होती है तो वहां पर भी लोग जो है अच्छे जा पाते हैं। अगर जलवायु अगर अच्छी नहीं हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से घूमने के लिए कहीं गए और वहाँ खूब गर्मी है, खूब तापमान है, तो क्या धूप में घूमेंगे हम लोग? नहीं हो पाएगा। या कड़ाके की ठंड है, क्या वहां हम घूम पाएंगे? नहीं घूम पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? उस जगह को चेंज करते हैं और हम लोग घूमने के लिए अच्छी जलवायु का मतलब स्रोत खोजते हैं। लिए क्या होता है कि हमें अच्छी जलवायु चाहिए, तब हम लोग जाते हैं घूमने के लिए। आगे है भूदृश्य, किसी देश का कला क्या है उसको देखने के लिए भी लोग आते हैं। जैसे माने धरती की बनावट, वहाँ की जो अन्य प्रकार की संरचनाएं हैं उसको देखने के लिए, आनंद लेने के लिए आते हैं। जैसे हमारे भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में याद रखिए कि दिल्ली का जो लाल किला है, आगरा का जो ताजमहल है, इसके अलावे गोवा का है एक हेरिटेज होम्स, कर्नाटक का है मेडिकेयर और कुर्ग। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है ये सब कि गोवा का कौन? तो हेरिटेज होम्स, और कर्नाटक का कौन? तो मेडिकेरे और कुर्ग जो है वह पर्यटन क्षेत्र है जहां पर वो घूमने के लिए लोग जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, यानी पर्यटन। चलिए, अब आगे थोड़ा सा हमें बच गया है चिकित्सा पर्यटन क्या है। तो जब कोई मरीज किसी देश से इलाज कराते हैं, कहीं इलाज करवाते हैं, अगर वहां पर इलाज से वो सक्सेस नहीं हो पाता है या उनका बीमारी ठीक नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं? लोग दूसरे जगह चले जाते हैं। वहां से भी ठीक नहीं होता, तीसरे जगह चले जाते हैं। एक देश से अगर नहीं ठीक होता है तो दूसरे देश चले जाते हैं। तो इस व्यवस्था को कहते हैं हम लोग चिकित्सा पर्यटन, यानी घूम घूम करके इलाज करवाना या इलाज करना, क्या कहलाता है? हमारा चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। या भारत के चिकित्सक जो है अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के चिकित्सक भारत आते हैं इलाज करने, तो ये भी व्यवस्था क्या है? चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। और खास बात ये हमारी भारत की जो चिकित्सा पर्यटन है
काफी विकसित है, काफी उन्नत हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत तकनीक का उपयोग किया। खास करके अगर बात करेंगे हम लोग 2005 में, तो लगभग 55,000 लोग अमेरिका से भारत इलाज कराने के लिए आए हैं। ठीक है, क्योंकि भारत की चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है, इसलिए यहाँ पर लोग इलाज कराने के लिए आए हैं। तो कहने का अर्थ है कि चिकित्सा व्यवस्था हमारे यहाँ का बहुत ही सुंदर है। आगे है, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जो है ना, ये चिकित्सा व्यवस्था में काफी आगे बढ़ गया है, और उन्होंने विकिरण बिंब, चुंबकीय बिंब और अन्य प्रकार के प्रासर्व तरंगों का उपयोग करके चिकित्सा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। भारत में कौन कौन, तो याद रखेंगे, विकिरण बिंब, चुंबकीय और निर्वाचन प्रासर्व तरंग का उपयोग करके अच्छी चिकित्सा व्यवस्था का उन्होंने क्या कर दिया है, प्रयोग कर दिया है, जिसके कारण भारत अब चिकित्सा क्षेत्र में सबसे आगे है। चलते हैं आगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम लोग पंचम क्रियाकलाप। किसी देश की नेता या ऊंचे पद पर बैठा हुआ कोई कर्मचारी अगर कोई निर्णय लेते हैं या कोई काम करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, माने कोई ऊंचा पद पर कोई आदमी बैठा हुआ है, अब कोई कर्मचारी है, कोई काम कर रहा है, तो यानी कोई ज्ञान से अगर काम कर रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग पंचम। ठीक है, तो हमने प्रथम में देखा था कृषि, द्वितीय में देखा हमने छोटे छोटे उद्योग और बड़े उद्योग, फिर तृतीयक में हमने देखा कि निर्माण वही रहेगा और परिवहन और रहेगा ये सभी। लेकिन उसी परिवहन में अगर हमने ऊंचे तकनीक की बात कर दिया तो हो गया चतुर्थ। बड़ा स्कूल, बड़ा चिकित्सा, बड़ी कोचिंग संस्थान, ये सब क्या है, संचार परिवहन, या क्या हमारी तृतीयक है, सॉरी चतुर्थ है। लेकिन पंचम में कौन होगा, जहां पर ज्ञान का उपयोग, ज्ञान आधारित उद्योग सामान्य रूप से जो चतुर्थ सेक्टर है उससे भी ऊंचा अगर होता है तो उसको कहते हैं हम लोग पंचम क्रियाकलाप। क्या कहते हैं हम लोग, पंचम। और प्राथमिक क्रियाकलाप में जो लगे हुए हैं उसको लोग कहते हैं लाल कॉलर। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि प्राथमिक क्रिया में जो लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, लाल कॉलर, नीचे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लाल कॉलर कहते हैं। और जो पंचम क्रियाकलाप में लगे हुए हैं उसे कहते हैं पंचम कॉलर, या और उच्च प्रौद्योगिकी में जो लगे हुए हैं उसे कहते हैं सफेद कॉलर। याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जाएगा आपसे, प्राथमिक के लिए लाल, पंचम के लिए पंचम और उच्च प्रौद्योगिकी के लिए सफेद कॉलर कहते हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे बाह्य स्रोत क्या है, यानी बाह्य स्रोतन। बाह्य स्रोतन का मतलब होता है कि जैसे माने भारत में अगर कोई व्यापार कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ के व्यापारी व्यापार करने के लिए जब किसी दूसरे देश चले जाते हैं और वहां पर जाकर के उद्योग या अन्य प्रकार के व्यापार लगाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग बाह्य स्रोतन। माने बाहर से आकर के तब व्यापार करना शुरू किए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाह्य स्रोतन कहेंगे। ठीक है, और इसके कारण है कुशल कारीगर या बाजार। अगर उसको बाजार अपने देश में नहीं मिल रहा है तो वो आकर के हमारे देश में करता है, या वहां कुशल कारीगर नहीं है तो आकर के हमारे देशों में करता है। अब एक उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई कंपनी खोली और हमारी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है अच्छी तरह से, लेकिन हमें कॉल सेंटर की जरूरत है लड़कों को, और कॉल सेंटर के लिए जो कुशल कारीगर है, कुशल लड़का है, वो हमारे यहाँ नहीं उपलब्ध है। तो हम चले जाते हैं कहाँ, जापान चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, और वहां पर ऐसे कुशल कारीगर है जो कॉल सेंटर चलाते हैं। तो हमने वहां पर एक सेंटर खोल दिया और वहां पर हमने 10, 20, 50 लोगों को नौकरी दे दी। फिर वहां से हम लोग, हमारा कंपनी यहाँ है लेकिन काम वहां से हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, बाह्य स्रोतन कहते हैं, बाह्य स्रोतन। चलिए आगे है लास्ट, अंकीय विभाजन क्या है। जब कोई देश अपनी तकनीक को नागरिक तक पहुंचा सकता है, कितनी जल्दी पहुंचाता है या कितना देर से पहुंचाता है, इसको हम लोग कहते हैं अंकीय विभाजन। मान लीजिए हमारे देश में चिकित्सा व्यवस्था विकसित हुई दिल्ली में, लेकिन हमारी गांवों तक, हमारी शहरों तक आने में कितना समय लगा, या कोई चीज नया आविष्कार हुआ और वो आविष्कार हमारे देश तक सुविधा पहुंचने में कितना समय ले लेता है, तो इसी को कहते हैं लोग अंकीय विभाजन। जैसे अभी सुनते होंगे कि अब गैस सिलेंडर नहीं आएगी, हर लोगों के घर में अलग अलग पाइप से ही कनेक्शन जोड़ा जाएगा। लेकिन इस सुने आज बहुत दिन हो गया, लेकिन अभी तक हमारे देशों में, हमारी गाँव में, हमारी शहरों में सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। तो कितना समय में उपलब्ध हो पाती है, तो इसको कहते हैं हम लोग अंकीय विभाजन। क्लियर। तो कि कोई देश इसमें आगे है,
जल्दी से वो व्यवस्था को शुरू कर देता है। जैसे आप चले जाइए चीन, अगर कोई हॉस्पिटल बनानी है तो 10 दिनों में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाकर तैयार कर देता है। लेकिन अगर भारत में अगर कोई हॉस्पिटल बनाना है तो 5 साल 7 साल 10 साल तो लग ही जाता है। नहीं, ये व्यवस्था हमारी भारत की है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें अंक के विभाजन में कोई देश आगे है और कोई देश पीछे है। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होगी। हमने चतुर्थ क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप, इन सारी बातों को हम इस चैप्टर में अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया और कुछ परिभाषिक शब्द थे उसको भी हमने समझाने का प्रयास किया। तो इसको वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ध्यान से देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि परीक्षा में यहाँ बहुत सारी बातें यहाँ से आती है। ठीक, तो अगर हमारी वीडियो आपने अंत तक देखा है, आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, फिर आगे की बात तो समझ ही रहे हैं। विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।